नमस्कार दोस्तों, मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सुन रहे हैं कहानियों का पिटारा कथा मंजूषा और मैं हूं आपकी पॉडकास्ट सखी पूनम चंद्रलेखा। कथा मंजूषा के आज के अंक में आप सुनेंगे डॉक्टर अमिता प्रकाश द्वारा लिखित कहानी बदलते सवालों के उत्तर। डॉक्टर अमिता प्रकाश सोमेश्वर यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर रहते हुए साहित्य साधना में रत हैं और बेहतरीन साहित्य सृजन का कार्य कर रही हैं। उन्हीं के द्वारा लिखित यह कहानी आज प्रस्तुत है, बदलते सवालों के उत्तर। बाहर बहुत चहल पहल थी, पर मन में धीरे धीरे सन्नाटा गहराने लगा था। पिछले कुछ दिनों से आशंकाओं और निराशाओं के बादल कई बार मन के आकाश को ढांपकर घटाटोप अंधेरा फैला चुके थे। बाहर निकले मुस्कुराते चेहरों ने उतनी ही बार सूरज की किरणों की तरह मेरे मन के काले बादलों को चीरकर उजाला फैलाने की कोशिश की, पर वह उजाला क्षणिक ही था, बरसात की सुबह की तरह। नमी वातावरण में लगातार बनी हुई थी और उमस भी। जाड़े के दिनों में यह नमी, उमस, पसीना तथा आसपास की बेड्स पर अपनों का इंतजार करती आंखों से बरसता पानी धीरे धीरे मेरे मन की दीवारों में सीलन पैदा करने लगा था। एक हफ्ता पहले जीवन में बासंती हरियाली में गमकते रिश्तों की बयार थी, और अचानक यह मरुस्थल। हल्का सा बुखार था और शरीर टूट रहा था। बेटे से कहा तो वह तुरंत अपनी गाड़ी में शहर के सबसे बड़े और नामी चिकित्सक के पास ले गया। भले ही मैं जाना नहीं चाहता, पर उसकी फिक्र ने मुझे विवश सा कर दिया था। कार में बैठते ही न जाने क्यों फक्र होने लगा था उसका पिता होने पर। कितनी चिंता करता है मेरी, क्यों नहीं करेगा? आखिर बेटे होते किस लिए हैं? इसी दिन के लिए तो लोग बेटे होने की मनौतियां मांगा करते हैं। फिर मैंने भी तो फूलों की तरह सहेज कर रखा था उसे हमेशा, उसकी खुशी को अपने से पहले और उसकी इच्छाओं को सर्वोपरि स्थान दिया था। जैसे ही विचार आया कि अचानक सुमित्रा खिलखिला पड़ी। मैं थोड़ा सिमट गया अपने आवरण में। सुमित्रा अक्सर मुझे इसी तरह अपने खोल में सिमटने के लिए मजबूर कर देती है। बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा भी कभी कभी, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। कहूं भी तो क्या? मन का दर्पण होता ही इतना साफ, उजला और स्पष्टवादी है। डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ जांचें और फिर बेटे से कहा कि रिपोर्ट आने तक वह मुझे घर ले जा सकता है। अभी लक्षण चिंताजनक नहीं है। रिपोर्ट कब तक आएगी? बेटे की पेशानी पर चिंता के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। यह देख बीमारी में भी एक उत्साह की लहर तन मन में दौड़ गई। लगेंगे 72 घंटे। डॉक्टर ने बिना बेटे की ओर देखे अपनी टेबल पर रखे पानी के गिलास को दूसरी तरफ सरकाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं आप पिताजी को यहीं एडमिट कर लें। बेटे की चिंता मेरी थकान को तोड़ रही थी। वैसे अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो। डॉक्टर ने मेरी ओर गौर से देखा। उनके इन शब्दों ने मेरे दिमाग में हथौड़ा मारा। अरे, प्राइवेट हॉस्पिटल है, खाली ही लूट लेगा ये तो। मेरा बेटा तो वैसे ही रुपए पैसे की परवाह नहीं करता। अभाव देखा होता तो कद्र होती, परवाह करता, पर मैंने कभी संकट के समय में भी उसे तंगी का एहसास तक नहीं होने दिया था। हॉस्पिटल में रहते हुए जब जितना कहा पहुंचा दिया, बस। इस बार सुमित्रा फिर से आई, लेकिन खिलखिलाई नहीं, बस शांत और मूक नजरों से देखती रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटाईं, बेटे की ओर देखा। सोचा कितना भोला है, स्नेह उमड़ाया।
डॉक्टर को इसे फर्जी बिल में फंसाने में पल भर भी कहाँ लगेगा, खाली पैसा लुटाएगा। मैं 2-3 दिन अपने ही कमरे में आइसोलेट रह लूंगा। सोचकर मैंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तू परेशान मत हो, मैं अपने कमरे में ही 2-4 दिन आइसोलेट हो जाऊंगा। मैंने महसूस किया बेटे को करंट सा लगा मेरे इस स्पर्श से, पर मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने शब्दों को कड़ा करते हुए कहा, पापा प्लीज यहां भी अपने मत चलाइए। और फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, पर समय, परिस्थिति और डॉक्टर की उपस्थिति ने मुझे विवश कर दिया। उसने डॉक्टर से उसका अकाउंट नंबर लिया, यह कहते हुए कि वह सारा ट्रांजैक्शन फोन से ही कर देगा। डॉक्टर ने नर्स को बुलाया और इस तरह मेरी एंट्री इस वार्ड में हो गई। यहां पर कुछ घंटों तक प्राइवेट वार्ड के नाम पर मैं अकेला ही था, किंतु धीरे धीरे मेरे जैसे 5 और लोगों को एडजस्ट किया गया, बस थोड़ी देर कहकर। भले ही वह थोड़ी देर कभी ओवर नहीं हुई और ना कभी होगी, जब तक यह घातक बीमारी है। बेटे ने कहा था कि वह मेरे कपड़े और अन्य सामान लेकर अभी आएगा। उसने शायद मेरे बुझे चेहरे से मेरे मनोभावों को भांप लिया था, इसलिए दिलासा देते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही घंटों की तो बात है। घर पर आप आइसोलेट हो भी गए तो अपनी देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। यहां मैं आपके लिए एक नर्स रख दूंगा जो 24 घंटे आपके पास रहेगी, और फिर आप यहां डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर पाऊंगा। वैसे भी मैं कहां देख पाऊंगा इतना आपको, मेरे ऑफिस का तो आपको पता ही है, सुबह गया तो फिर शाम को लौटने का कोई ठौर नहीं, और फिर 3 दिन की तो बात ही है। उसकी बातों से मेरे दिल में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह लहर उतनी जल्दी उठी, उतनी ही जल्दी मिट भी गई। धीरे धीरे वही दिल पत्थर बनता जा रहा है। कैसे नहीं बनेगा? जो बेटा थोड़ी देर में लौटकर आने को कह गया था, वह थोड़ी देर रबड़ की तरह खिंचती जा रही थी। बेटा लौटकर आया ही नहीं। 3 दिन का हॉस्पिटल वास बढ़ता जा रहा है। कोरोना की आरटीपीसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पर शरीर में थकान और कमजोरी लगातार बढ़ रही है। थकान को देखकर डॉक्टर ने चेस्ट का सीटी स्कैन कराया है, किंतु उसके बाद से चुप है। मेरी बेचैनी को जानने के बाद भी वह वैसे भी मुझसे कुछ नहीं बोलता। उसकी बातें फोन पर बेटे से होती हैं। मैंने कई दिन बेटे को फोन किया, लेकिन हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ ही आया। वैसे मैं जानता हूं कि ऑफिस में उसका नंबर मीटिंग्स के दौरान बंद ही रहता है, पर इस समय की उसकी चुप्पी मुझे खल रही है। खल ही नहीं रही है, सच कहूं तो अंदर ही अंदर घुन की तरह मुझे खाई जा रही है। क्यों? कहीं अपने दिल में वर्षों से बसे उस भले आदमी की जीत को भांप कर तो नहीं, जिसे मैंने कभी सिर उठाने का मौका नहीं दिया था आज तक। बहू का शुरू में 2-3 दिन फोन आया था कि मैं परेशान न हूं, साथ ही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए मुझसे मिलने ना आ पाने की असमर्थता जताई। सही तो कह रही है। मैंने रेत में तब्दील होते दिल पर 2 बूंदे पानी की छिड़कनी चाहिए, लेकिन वह वहां तक पहुंची कहां? भाप बनकर उड़ गई बीच में ही। शायद बेटे की बेरुखी ने उसे इतनी जल्दी सुखा दिया था। मैंने कहीं पढ़ा था, हैप्पीनेस इज ए स्किल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। कितना आसान होता है लिखना और उसे पढ़कर वाहवाही लूटना, किंतु जीवन के आईने का सच बिल्कुल अलग होता है, उल्टा और आभासी।
लाख चाहता है दिल कि सच्चा सीधा ही प्रतिबिंब बने, लेकिन हमेशा दिल के चाहने से कहाँ कुछ होता है। दिल तो मेरा भी अभी कह रहा था कि मैं अपने घर जाऊं, अपनों के बीच जो कुछ भी होगा झेल ही लूंगा मैं। मुझे पूरी उम्मीद थी। उस घर जिसका तिनका तिनका जोड़ने में मैंने न दिन देखा न रात, न स्वास्थ्य देखा न पैसा, यहां तक कि सुमित्रा को भी कहां देख पाया था मैं। बड़ी सी कोठी ना हो, पर अपना एक छोटा सा घर हो, उसके आगे हरा भरा लॉन और पोर्च में मेरी छोटी सी गाड़ी हो, बरसात में रिमझिम बरसती फुहारों में, जाड़ों की गुनगुनी धूप में और कभी कभी गर्मियों की ढलती शाम में लॉन में बैठकर मैं और सुमित्रा चाय की चुस्कियां लेते हुए पुराने दिनों को याद करें। घर और गाड़ी के सपने तो पूरे हो ही गए, किंतु सुमित्रा के साथ चाय की चुस्कियां कभी नहीं ले पाया। सुमित्रा फिर खिलखिलाने लगी मेरे सामने आकर। किसी और दिन की बात होती तो मैं खींच जाता, हो सकता है झिड़क भी देता उसे, पर अभी उसकी खिलखिलाहट में अपने लिए इस समय के भावों को तलाशते हुए मेरी तंद्रा कमरे के दरवाजे पर खड़ी नर्स की आवाज से टूटी। वह बता रही थी कि आज चौथे दिन बेटे ने नौकर के हाथ मेरे कुछ अंडरगारमेंट्स और 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा भिजवाया है। फिर अपने में ही बड़बड़ाने लगी, यही तो होता है, दुनिया की रीत ही ऐसी है। अब इस बुढ़िया को देखो। मेरे दाहिने हाथ में तीसरे बेड पर लेटी बुढ़िया की तरफ बढ़ते हुए फिर मेरे पास वापस आकर वह मुस्कुराती हुई बोली, बाबूजी, डॉक्टर ने तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन आपका बेटा कोई खतरा उठाना नहीं चाहता। उसके चेहरे पर तरुणाई की स्निग्धता के साथ साथ जीवन की मिठास पाकी थी। संभवतः अभी अभी इस पेशे में आई थी, मेरी हर जरूरत का बराबर ध्यान रख रही थी, समय पर दवाई खिलाने से लेकर अन्य सभी रूटीन काम। कपड़े और जरूरी सामान पहुंचाने के बाद बेटे का फोन आया था। हेलो, हाँ गौरव बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। फिर तो क्यों खाली हॉस्पिटल का बिल बढ़ा रहा है। मेरे रेत से मिट्टी बनते दिल ने आखिरी बार हरियाली पकड़नी चाहिए थी। पापा, मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, सीटी स्कैन और दूसरी रिपोर्ट पर शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं शाम को आकर आपको घर ले जाऊंगा, नहीं तो आप वहीं आराम कीजिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी पेंशन आ रही है अभी। बेटे के शब्दों में नमी की कमी ने मिट्टी बनते दिल पर ऐसा दबाव डाला कि वह एक ही झटके में पत्थर में तब्दील हो गया, भुरभुरे पत्थर में। बेटा बेटा, बात तो सुन। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ और परिवार के बीच रहकर जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। लगता नहीं बेटा, यह मेरा विश्वास है। वैसे भी यहां हर पल मरते हुए लोगों को देखकर मेरी हिम्मत टूट सी रही है। स्वर में गीलापन उभर आया जिसे मैं कई दिनों से थामे बैठा हुआ था। पापा, हद हो गई आपके लिए। आप तो बच्चों से भी गई गुजरी बातें कर रहे हैं। अगर घर में किसी को कुछ हो गया तो? बच्चे छोटे हैं, मैं खतरा अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके नाराजगी को मैं स्पष्ट महसूस कर सकता था। उसकी बात का समर्थन करने के लिए मैं कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है और फेफड़ों में माइल्ड इन्फेक्शन है। साथ ही उसने बेटे की समझदारी की भी तारीफ की। यह सुनकर मेरा दर्द भी शांत हो गया और दिल के भुरभुरे पत्थर से ठोस पत्थर में बदलने की प्रक्रिया भी थोड़ा कम हो गई। बेटे से शिकायत थोड़ा कम हुई, लेकिन अब तक उसकी जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी थी। अभी तक स्वयं को स्वस्थ मान रहा था तो किसी मजबूत दरख्त सा मजबूत भी। लेकिन बीमारी है सुनकर मन पत्ते सा कांपने लगा और स्थिरता के लिए
ढूंढने लगा अपनों के हाथ। बेटा बहू, नाती पोते, भाई भतीजे, सब की एक अनंत प्रतीक्षा। बार बार आंखें किसी के आने की आहट पाकर दरवाजे तक जाती, लेकिन फिर वापस अपनी चौहद्दी में सिमट आती। जानता हूं कि बीमारी ही ऐसी है कि अब कोई आएगा नहीं, ना अपना ना पराया। अकेले आने और अकेले जाने का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा। दुख सुख में साथ देने, नाते रिश्तेदारी में बराबरी का ध्यान रखने, धन दौलत की कीमत पहचानने की नसीहत देने वाली अपनी ही बातें, जिन्हें मैं सिद्धांतों की तरह निभाता आया था, कितनी खोखली और बेमानी हो गई थी अचानक से। जिंदगी की दौड़ धूप में सिर्फ कुछ पाते रहने के लिए भटकते अपने कई सारे चित्र आंखों में तैरने लगे। शारीरिक दूरी जरूरी है, लेकिन बढ़ती भावात्मक दूरी क्यों जरूरी है, समझ नहीं आ रहा था। फोन तो कर ही सकते हैं। मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। बेटे की बातें यदि डॉक्टर से हो सकती हैं तो मुझसे क्यों नहीं? क्या मुझे फोन करने से भी वह संक्रमित हो जाएगा? वह व्यस्त होता है, परिवार है, छोटे बच्चे हैं, नौकरी है। हो सकता है मेरे आराम में दखल नहीं देना चाहता हो। हाँ, लेकिन बहू, वह तो फोन करके हालचाल पूछ सकती है। मेरे पोते, जिनका घोड़ा बनकर मैं लॉन पर सरपट दौड़ता रहता, जिन्हें स्कूल पहुंचाने जाता, जिनको अपने पास बुलाकर कहानियां सुनाया करता हूं, वे किंतु वे तो अभी छोटे हैं ना। दिमाग ने प्रतिवाद किया। समय बीतने के साथ साथ दिल और दिमाग का द्वंद्व भी कम होता जा रहा है। दोनों ने अपनी अपनी हार मान ली है शायद। डॉक्टर कह रहा है ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। उसे कैसे बताऊं कि ऑक्सीजन तो मैं फेफड़ों में भर ही लेता, लेकिन मन कहाँ है अब जिंदा रहने का। एक वैराग्य सा छा रहा है मनोमस्तिष्क पर। क्यों और किसके लिए जिया जाए? इस बीमारी ने सब कुछ ही तो बदल डाला है। जीवन के सारे तौर तरीके, सारे रीति रिवाज, सब कुछ ही। रीति और रिवाज शब्द कौंध सा गया दिमाग में, और उसके साथ ही कौंधी सुमित्रा की हंसती हुई छवि। तभी लगा कोई शब्दों के हथौड़े बरसा रहा है मेरे कानों पर। मिस्टर, यह बार बार के गर्भपात का नतीजा है। इनका सिस्ट कैंसर में तब्दील हो गया है। और हद दर्जे की आपकी लापरवाही देखिए कि इस हालात में आप अब लेकर आ रहे हैं, जब सब कुछ समाप्ति की ओर हो गया है। आप जैसे पढ़े लिखों से यह उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती। लेडी डॉक्टर के शब्द मुझे नंगा कर रहे थे। जब मकान बनाने से फुर्सत मिली और कई महीनों तक दर्द की शिकायत करती सुमित्रा को मैं डॉक्टर के पास ले गया था, तब सुमित्रा की रिपोर्ट को देखने के बाद लेडी डॉक्टर आग्नेय नेत्रों से मुझे घूर रही थी। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। सुमित्रा का दर्द को न समझने का अपराध बोध नहीं था मुझे। होता भी कैसे? उसने तो एहसास होने ही कब दिया था अपने दर्द का। क्या हुआ यदि पहली बेटी के जन्म के बाद से ही उसके पैर में दर्द की शिकायत रहने लगी थी? लचकते लचकते वह गृहस्थी के सारे काम तो निपटा ही लेती थी। थोड़ा आराम करती, फिर जुट जाती। बताना नहीं चाहिए था उसे मुझे। 2 साल बाद फिर गर्भवती हुई सुमित्रा को मां ने स्पष्ट कर दिया था कि बेटा ही होना चाहिए इस बार। सुमित्रा ने खुद ही भ्रूण परीक्षण के लिए मुझे मेरी शुरुआती आनाकानी के बाद मना ही लिया था। फिर यह सिलसिला 4 बार इसी तरह जारी रहा। मेरी मां बेटे की फरमाइश करती, अच्छी बहू बनने के चक्कर में मुझे मनाती, और मैं मरता क्या न करता। शुरुआती आनाकानी के बाद फिर मान जाता। सुमित्रा फिर खिलखिलाती झांक रही है सामने की खिड़की से।
अभी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं जानता था कि मेरी माँ अनपढ़ थी, परंपरागत संस्कारों से बंधी, बहुत कुछ रूढ़िवादी थी उसकी जीवन शैली। बहू का अस्तित्व परिवार और मेरी खुशियों पर निर्भर था। और मैं चाहता तो क्या कर लेता। मन भागना चाहता है अब इस प्रश्न से, हर बार भागता रहा है। अभी तक अनंत बार मैं कुशलता से भागता रहा हूं इस प्रश्न से, किंतु आज हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए जब पीपीई किटों से बंद कई व्यक्तियों को लाश नंबर में बदलते देख रहा हूं तो भागने की इच्छा भी नहीं रही। क्यों भागूं? कहां जाऊंगा भागकर? सुमित्रा की खिलखिलाती छवि के साथ इस बार 4 नहीं 5 मास के लोथड़े और हैं जो कौंध रहे हैं मेरी स्मृति में बार बार। बोल भले ही कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं सुन पा रहा हूं उनके प्रश्नों को अनवरत। मुखाग्नि कौन देगा? कौन लगाएगा वह तरनी पार? क्रिया कर्म कौन करेगा? डॉक्टर इस समय पुलिस वालों को उन लाशों को सौंप रहा है जिसके वारिस उन्हें लेने नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ने लॉकडाउन की वजह से, तो कुछ ने मेरे गौरव की तरह अपने परिवार और बीबी बच्चों को सुरक्षित रखने की चिंता में साफ इनकार कर दिया है आने से। हल्की सी आवाज कानों में गूंज रही है, इसमें गलत क्या है? उत्तर नहीं है किसी के पास, या सोच रहा हूं कुछ। सोचते सोचते ही नर्स की तेज आवाज कान में गूंज रही है, डॉक्टर देखिए ऑक्सीजन मास्क के बावजूद ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है डॉक्टर। और मैं धीरे धीरे सुमित्रा की खिलखिलाती छवि में गुम होता जा रहा हूं, सवालों के बदलते उत्तर खोजने, इस उम्मीद से कि अब सुमित्रा को हर बार अपने पर हंसने का मौका नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है और मुझे सुनाना, तो सुनते रहिए। ये आपका अपना पॉडकास्ट है, कहानियों का पिटारा, कथा मंजूषा, और लेकर आती हूँ मैं, यानी आपकी पॉडकास्ट सखी पूनम चंद्रलेखा। तो सुनते रहिए कथा मंजूषा।